नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज राज्यसभा चुनाव का दिन है और बड़ी गहमा-गहमी इस वक्त चल रही है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग जारी है, इस वक्त हिमाचल में, कर्नाटक में, तीनों राज्यों में आज मतदान होना है राज्यसभा को लेकर के। और उत्तर प्रदेश में एक अलग कहानी आज लिखी जा रही है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी के राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव हार सकता है। आपको बता दें, कुल 10 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से आज चुने जाने हैं, जिसमें से पहले लग रहा था कि 7 भाजपा के और 3 समाजवादी पार्टी के जीत जाते, लेकिन 8वां उम्मीदवार जो भाजपा ने उतारा था उसको लेकर के अब एक नई कहानी दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट अब मुश्किल में है, यानी 8 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी आज अपने जिता सकती है। और मैं एक खबर आपको यह भी बता दूं कि आज आप इन राज्यसभा चुनावों को सोचिएगा लोकसभा के लिहाज से कैसे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जो तैयारी आज के राज्यसभा के चुनाव में दिखाई दे रही है, वो तैयारी दरअसल लोकसभा के चुनाव के लिए हो रही है। और खास करके उसमें भी अमेठी, रायबरेली और अयोध्या, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी हर हाल में लेना चाहती है। और आपको बताएं, इस वक्त जो समाजवादी पार्टी का खेमा है, एक के बाद एक उसमें टूट होती जा रही है। और सबसे बड़ी टूट हुई है मनोज पांडे की। मनोज पांडे जो कि चीफ विप थे समाजवादी पार्टी के, मुख्य सचेतक, जो पार्टी का विधानसभा में अध्यक्ष होता है, नेता विपक्ष होता है, उसके बाद अगर किसी पद का नंबर है तो वो सचेतक का पद होता है। और मनोज पांडे जो विप जारी करने वाले थे कि हमारे विधायक कैसे वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, वो चीफ विप ही आज टूट गए। चीफ विप बदल गए, उनके कमरे के बाहर लगी तख्ती अखिलेश यादव ने हटवा डाली। और मनोज पांडे अब योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद भाजपा के साथ जाकर के वोट कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये पार्टी भी जल्द छोड़ सकते हैं, ये खबरें हम आपको बता रहे हैं। इनके अलावा राकेश सिंह, अभय सिंह, तमाम और विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। इस बार हम अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से वोट करेंगे, मतलब हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को आज वोट नहीं करेंगे। तो जो तीसरे उम्मीदवार हैं आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के, उनका चुनाव पूरी तरीके से फंस गया है। 3 उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। और इसमें आलोक रंजन चूंकि तीसरे उम्मीदवार हैं तो उनकी सीट फंसी हुई है। 7 उम्मीदवार पूरी तरीके से आज चुनाव में निकल रहे हैं। भाजपा के जो 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ, उनकी टक्कर आप मानिए इस वक्त समाजवादी पार्टी से हो रही है। और आज 8 वोटों की दरकार है भाजपा को अपना उम्मीदवार, 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए। और माना जा रहा है कि ये 8 वोट भाजपा ने मैनेज कर लिए हैं। इसमें और कौन कौन से नाम जुड़ गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ है राहुल महाजन जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ है। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन अपने विधायकों के टूटने पर आज क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सबसे पहले वो सुनते हैं। जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था।
अब देखिए अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी टूट गई है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का टूटना जो है वो बड़ी घटना मानी जाती है और आज उनके उम्मीदवार क्रॉस वोट कर रहे हैं, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर रहा है, मतलब वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने उनको तो चेतावनी दे दी कि इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा उम्मीदवार हार रहा है या हार स्वीकार कर ली हो। देखिए क्या होता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने शायद उतने जो वोट हैं वो मैनेज कर लिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, इन राज्यसभा चुनावों में अगर बीजेपी के उम्मीदवार ये जीत जाते हैं, जितने भी बीजेपी ने उतारे हैं, तो वो राज्यसभा में फुल मेजॉरिटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगी। एनडीए फुल मेजॉरिटी के करीब वो पहुंच जाएगा। कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं 6, उनको अगर आप जोड़ देंगे तो बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो इस लिहाज से आज के ये चुनाव वो भी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि हम तीसरे टर्म में आएंगे तो बहुत बड़े काम होंगे। उसके लिए आपको राज्यसभा में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए, इसीलिए ये चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पहले यूपी की बात, तो यूपी के राज्यसभा चुनाव में खेला हो गया क्या हर्षवर्धन जी? अब तो मुझे लगता है कि ये कहने में बहुत ज़्यादा संकोच नहीं दिखना चाहिए और उसके पीछे बड़ी वजह खुद अखिलेश यादव हैं। आप अगर ध्यान से देखिए, सुबह से मैं उनके बयान देख रहा था, उनकी गतिविधि देख रहा था, उनका कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं दिखा। और आमतौर पर समाजवादी पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है कि एक अंतिम क्षण तक मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी थी, अंतिम समय तक, और मुलायम सिंह यादव का विधायक टूट जाए, दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग कर ले, ये लगभग असंभव माना जाता था। बिल्कुल। ये जो विधायक है, ये कोई ऐसे विधायक नहीं है कि अचानक कोई खड़ा हो गया और कहे कि ठीक है भाई इसको टिकट मिला तो एक बार का विधायक, ऐसा वाला नहीं है। इसमें 3-3 बार के विधायक हैं। मनोज पांडे वो विधायक हैं जो 12 में तो जीते ही जीते, मान लीजिए उस वक्त तो अखिलेश जी की भी सरकार आई। 17-22 में जब आंधी चल रही थी तो रायबरेली लोकसभा की ऊंचाहार विधानसभा वो जीत ले गए। राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से हैं वो उसी तरह के हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा जो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव के सामने विधायकों की ये हैसियत, ये ताकत नहीं हुआ करती थी। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ या तो संपर्क में नहीं है, या जिसको हम कहते हैं कि राजनीति में जब दबाव आए तो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। संपर्क में ही नहीं है। नहीं, और दबाव वाली राजनीति भी होती है ना, ऐसे में ऐसा थोड़ी ना पहली बार हो रहा है। शिवपाल यादव जो माना जाता था कि मुलायम सिंह की दबाव वाली राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, वो उस तरह से नहीं प्रभावी रहे। तो एक तरह से कहें तो अखिलेश यादव का अपना नेतृत्व, और दूसरा जो हम कहते हैं कि हमारे कमांडर होने चाहिए ऐसी राजनीति में, विशेष करके जब राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव होते हैं। और जब ये तय था कि 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, संजय सेठ पुराने समाजवादी पार्टी के हैं, उनके पार्टी के लोग, अब पल्लवी पटेल कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर से सपा को ही वोट किया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी थी तो एक तरह से उसी वक्त गड़बड़ हो गई थी। अखिलेश को उसे मैनेज करना चाहिए था। नहीं, मैंने क्यों कहा कि क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद ही ये कहा कि इस बार विधायकों को मैनेज करना ये उम्मीदवारों का काम है। उम्मीदवार देखें अपने उनको कौन कौन विधायक जो है चाहिए वोट। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि आपको भरोसा नहीं, नेता के तौर पर तो आपको कहना चाहिए था हमारे ये 3 प्रत्याशी हैं, और अगर विधायकों को तय करना था तो क्या विधायकों के बीच में आपने बात की थी क्या कि जया बच्चन को भेजने जा रहे हैं? विधायकों के बीच में बात की थी क्या कि आलोक रंजन को भेजने जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि फैसला आप लेंगे और अंत में कहेंगे विधायक, तो ये हो नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए, और आपने भी ये कहा कि अभी हमने बात की कि ये लोकसभा के लिहाज की तैयारी लग रही है, तो अमेठी रायबरेली अयोध्या ये सेट करने में लग गई भाजपा भी। देखिए, अगर आप देखें तो मनोज पांडे 3 बार के विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह 3 बार के विधायक हैं, अभय सिंह जो एक समय में कहा करते थे, और अभय सिंह बाहुबली माने जाते हैं, अभय सिंह का लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ से लेकर जो इतिहास रहा है वो सब जानते हैं। अभय सिंह को मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव ने उनको एक तरह से कहें कि उबार दिया, तार दिया। खुद कहा करते थे अभय सिंह कि हमको तो मुलायम सिंह यादव ने जेल में रहते हुए टिकट दिया था, विधायक बना दिया, हम तो कहीं जा ही नहीं, भगाएगा ये परिवार तो हम नहीं जाएंगे। वो भी चले गए, वो अयोध्या वहां से गुसाईगंज सीट से। तो एक तरह से कहें तो ये जो तीनों सीट हैं, रायबरेली, अमेठी और अयोध्या, वहां निष्कंटक हो जाए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि रायबरेली में से 5 में से 4 सीटें वो समाजवादी पार्टी के पास हैं। एकमात्र शहर की सीट है जो पहले कांग्रेसी हुआ करती थी, अदिति सिंह, वो दूसरी बार विधायक है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, एक और खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के एक और विधायक पूजा पाल, ये भी टूट सकती हैं। पूजा पाल बीजेपी को वोट कर सकती हैं।
पूजा पाल का लेकिन बीजेपी की तरफ जाना इससे बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी खबर आ रही है कि पूजा पाल क्रॉस वोट कर सकती हैं। अभी जानकारी हमारे पास ये है, तो ये एक और विधायक बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ हमको जो है वो दिखाई दे रहा है। पल्लवी पटेल, पहले उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई थी कि ये जया बच्चन और ये आलोक रंजन ये कहां से पीडीए में फिट होते हैं अखिलेश यादव के नारे में, लेकिन उन्होंने फिर बाद में आज उन्होंने जब वोट किया है तो उन्होंने पीडीए को ही वोट दिया। वो कह रही मैंने समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के वोट किया। रामजी लाल सुमन जो तीसरे उम्मीदवार हैं उनको वोट किया है। अखिलेश यादव के साथ मेरा कोई मन मुटाव नहीं है। सुनते हैं जरा क्या कहना है। पल्लवी पटेल हमारे साथ है। ये सुबह से यहाँ अटकल लग रही थी कि आप भी नाराज हो गई हैं। नहीं, मेरी नाराजगी जैसी कुछ नहीं थी। जब राज्यसभा के प्रत्याशी आए तो मुझे लगा कि हम जिस नारे की बात कर रहे हैं वो शायद पूरी तरह से धरातल पे नहीं उतरा है, तो मैंने अपनी बात कही और मैं पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं आज भी पीडीए के लिए ही वोट करने आई हूँ। आपने जो आपका ऑब्जेक्शन था उसके बाद किसको वोट? मेरा वोट पीडीए के लिए रामजी लाल सुमन जी के लिए है। ये कहा जा रहा था कि कुछ अखिलेश यादव से आपकी फोन पे कुछ बहस हो गई, उन्होंने कह दिया कि आपके वोट की जरूरत नहीं, आप बीजेपी को वोट कर दीजिए। हाँ, हो सकता है उनको मेरे वोट की जरूरत नहीं, लेकिन पीडीए को मेरे वोट की जरूरत है। उन्होंने आपसे ये कहा कि उनको वोट की जरूरत नहीं, ये तो आपने बताया मुझे। बात तो आप ही से हुई ना। नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि मेरी क्या बात हुई, ये आपने मुझे बताया तो मैंने उसका उत्तर दिया आपको। लेकिन आपने मतलब जो ये वोट किया तो आपको लगता है कि ज़रूरी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पीडीए के लिए लड़ाई लड़ने, इसलिए वोट दिया। लेकिन आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीती हैं, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को ठीक से नहीं लड़ पाई, जो तीसरा उम्मीदवार था उसके लिए वोट वो इकट्ठे नहीं कर पाई, अपने विधायक उनके क्रॉस वोट कर रहे हैं? देखिए, मैं सच कहूँ तो रामजी लाल सुमन जी ने मुझसे वोट नहीं मांगा, लेकिन मैं पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूँ तो मैं अपना वोट देने आई हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आपने तो वोट दिया, लेकिन आप पार्टी समाजवादी पार्टी में भले आप नेता अपना दल कबीरावादी को, लेकिन आपने सपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक जिस तरह से क्रॉस वोट कर रहे हैं उस पर क्या है? नहीं, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। ये पल्लवी पटेल को आप सुन रहे थे, पहले नाराज हो गई थी लेकिन अब कह रही है मैंने सपा के रामजी लाल सुमन के लिए वोट किया है। तो सपा के 8 विधायकों के क्रॉस वोट करने की खबर है। राकेश पांडे, अभय सिंह इन्होंने क्रॉस वोट किया है। राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे इन्होंने भी दूसरी तरफ जाकर के वोट किया है। विनोद चतुर्वेदी, महारानी प्रजापति इनका वोट भी बीजेपी को मिला है। और इनके अलावा पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ये वो नाम है जिन्होंने क्रॉस वोट करते हुए समाजवादी पार्टी के अपनी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं बल्कि भाजपा के उम्मीदवार को वोट किया। हमारे 3 साथी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं विशाल प्रताप सिंह, रुचि कुमार लखनऊ से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले क्या खबर है रुचि आपके पास, मतलब भाजपा अपना तीसरा उम्मीदवार जिता ले जाएगी, 8वां उम्मीदवार? जी हाँ, बिल्कुल। जो भाजपा का 8वां उम्मीदवार है संजय सेठ, उनकी जीत अब बिल्कुल पक्की हो गई है और समाजवादी पार्टी अपने सिर्फ 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचा पाएगी, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो तीसरा उम्मीदवार होगा जिनको हार का सामना करना पड़ेगा वो कौन होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो वोट अलॉट हुए हैं उसमें तीसरा जो प्रेफरेंस दी गई है, तीसरा कैंडिडेट बनाया गया है वो आलोक रंजन को बनाया गया है। तो इसलिए जो वोट कम पड़ेंगे, जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया है उनको हटा दिया गया है, तो ज्यादा संभावना यही है कि आलोक रंजन ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये क्रॉस वोट हो रहा है, समाजवादी पार्टी के और भी विधायक क्रॉस वोट करते हैं। जो वोट जया बच्चन और सुमन को देने के लिए दिए गए हैं वो कहीं बीजेपी खेमे में ना चले जाएं, इसको लेके समाजवादी पार्टी में काफी घबराहट है। और जो समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोट करने वाले विधायक हैं, अभी हमने देखा कि सब एक साथ गए हैं। सामने से राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महारानी प्रजापति सब एक साथ अभी वोट डालने गए हैं और उनके साथ। रुचि, आप ये कह रहे हैं कि अब सवाल केवल ये नहीं है कि ये 8वां उम्मीदवार जीत जाए भाजपा का, इसके लिए 8 वोट की दरकार थी, लेकिन और भी विधायक आ सकते हैं। विशाल प्रताप सिंह के पास हम चलेंगे। विशाल, आप बताइए आपकी किन किन लोगों से बात हुई अभी फिलहाल, कौन कौन से विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं? देखिए सौरभ, अब से लगभग 10 मिनट पहले पूजा पाल प्रयागराज की
समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो विधानसभा पहुंची हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ उस रूम में गई हैं जहां पर भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोट करने वाले आज वो सारे विधायक उस रूम में मौजूद हैं जहां पर अब से 10 मिनट पहले पूजा पाल ने एंट्री की है। अभय सिंह मौजूद हैं, राकेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, राकेश पांडे मौजूद हैं, मनोज पांडे मौजूद हैं और महाराजी प्रजापति के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनके जो विधानसभा का काम देखने वाले शख्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और महाराजी प्रजापति वोट करने के लिए फिलहाल नहीं आ रही है। यानी कि बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी को उनका वोट नहीं मिलेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो अब तक की जो गणना है सौरभ, उसके हिसाब से 8 से 9 ऐसे कैंडिडेट हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हो चुके हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को या तो वोट कर दिया है या तो उनकी एब्सेंस सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ब्रजेश पाठक के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और जेपीएस राठौर, जिसको कि इस कैलकुलेशन का महारथी माना जाता है, वो सारे लोग विधानसभा के अंदर डटे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के अब सवाल यही है कि बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कैसे किया। आप देखिए अखिलेश यादव तो इल्जाम सारे ही लगाएंगे, उन्होंने कहा कि ये डर गए, ये डर करके उधर चले गए, इनको पैकेट पहुंचा है, तरह तरह की बातें। हमें बताएंगे देवेंद्र, कैसे आज ये चुनाव जो बीजेपी है कि इसका ऑपरेशन कैसे चला है देवेंद्र? और दिल्ली से जब ये तय किया गया था सौरभ, तो उसमें 8वां कैंडिडेट का फैसला दिल्ली से किया गया। उसमें ये कहा गया था कि जो आपको वोट मैनेज करने हैं तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर उस काउंटिंग पे जाने की नौबत ना आए, पहले प्रेफरेंस में ही हो जाए। और ऐसा इस लिहाज से संभव था कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक ऑलरेडी बीजेपी खेमे में रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें सौरभ आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि उन विधायकों को बस ये आश्वासन चाहिए होता है कि अगले चुनाव में, अगला जब विधानसभा चुनाव होगा तो उनको बीजेपी टिकट दे दे और वो सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर सरकार के साथ रहेंगे तो लाजमी तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और विकास योजनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू करा सकते हैं, ऑफिसर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी बात सुन सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए काम कितना आसान था। दूसरी चीज़ की संजय सेठ ऑलरेडी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी काफ़ी कनेक्शन थे वहाँ पर, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों से भी संपर्क कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिहाज से एक आसान मामला था। लेकिन रणनीति बनाने के मामले में सौरभ आप देखें तो इतना आसान होने के बावजूद बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुरेश खन्ना, ये दोनों लोग टॉप पे थे। और उसके बाद चाहे अपने विधायक हों, सहयोगी दल हों या फिर जो विधायक पाला बदल के आने को आपके पास तैयार हों, उनके ऊपर एक विधायक पर दो विधायकों को, बीजेपी के 2 विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको इन दोनों के वोट डलवाने हैं। और वो लोग अगर 2 घंटे के लिए भी अपना फ़ोन सौरभ कल बंद कर लेते थे तो बीजेपी की मशीनरी सक्रिय हो जाती थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों फ़ोन बंद है, ऐसा तो नहीं कि कोई सेंधमारी हो रही है। कल जैसे आरएलडी के 2 विधायकों के बारे में बीजेपी के लीडरशिप को यह सूचना मिली कि शायद वो कुछ गड़बड़ हो जाए, वहाँ पर तुरंत उनको रीच आउट किया गया। एक और सहयोगी दल के नेता के बारे में था कि उनका फ़ोन बंद है, उनको रीच आउट किया गया। तो बीजेपी ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से किया, प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की, उसे एग्जीक्यूट भी उसी तरीके से किया। अखिलेश यादव काम नहीं कर पाए। जी, तो राहुल जी, मतलब अब तो अखिलेश यादव को इसके बाद सोचना पड़ेगा कि 8 के आगे और तो नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी को और ज़्यादा मतलब इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो तीसरा जो कैंडिडेट था उसको जिताने के लिए नंबर्स थे। लेकिन देखिए 108 जो उनके पास अवेलेबल थे, 111 में से 108 अवेलेबल थे, तो वो जिता सकते थे, लेकिन वो अपने ही फ्लॉक को इकट्ठा नहीं रख पाए। यहाँ पे बीजेपी ने जिस तरह से बाकी जो पार्टियां हैं और समाजवादी पार्टी के जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, और देखिए कल भी उनको संकेत मिल गया। ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी को संकेत नहीं मिला था। कल उन्होंने जो बैठक की थी, वो जो डिनर दिया था, उसमें 8 लोग नहीं गए थे, वही 8 लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं। तो इनको संकेत तो मिल ही गया था। तो यानी आप अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, ये तो साफ है। और नाराजगी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर आ रही है, मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ और ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये तो लोकसभा चुनाव से पहले का आपको माहौल पता चल रहा है ना, एक तरीके से। इसी सामने पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के पहले हो या बीच के अंदर हो, राज्यसभा में के चुनाव में इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल सत्ता पक्ष करता है या बड़ा दल करता है या दूसरा दल करता है। इसी आधार पर आप देखेंगे तो जब विजय माल्या सांसद बने लोकसभा राज्यसभा में चुने गए थे कर्नाटका से, तभी उन्होंने कहा था कि विधायकों ने अपने अंतरात्मा की आवाज में मुझे वोट दिया। सुभाष चंद्रा जब हरियाणा से जीते थे तब भी उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे मुझे वोट मिला है। तो आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपने अंतरात्मा के बस रोक के विजय माल्या जी का तो वो भी अच्छा था ना, वो बड़ा बढ़िया कैलेंडर वगैरह भेजते थे और बिल्कुल उससे भी अंतरात्मा पार्टी बड़ी करते थे। राहुल जी जाते होंगे पार्टी। तो आप आज लगता है रिपोर्टर के तौर पर मुझे माल्या की पार्टी में नहीं जा सकते। देखिए, बहुत सारे टीवी के मालिक भी जाते हैं पार्टी में।
तो आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग कर दी है। देखिए अखिलेश यादव के लिए अब चुनौती बड़ी है। एक बड़ा दल था, लोकसभा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी टक्कर पेश करने की कोशिश की थी और बड़ा वोट बैंक उनके साथ गया था। अगर 2017 का चुनाव देखेंगे, 2022 का, और लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से मायावती अलग हो चुकी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करना चाहती थी कि अगर उसे 370 सीटें जीतना है लोकसभा चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश की 80 से 80 लोकसभा सीटें किसी भी हालत में टारगेट सेट करना है। और उसके लिए समाजवादी, कांग्रेस तो पहले टूटी हुई है, समाजवादी पार्टी को तोड़ना बहुत जरूरी था। और जो अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी सेंध लग रही विधायकों की। मुझे लग रहा है कि इस राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी सेंध हमने लगाई है और इसका असर निश्चित रूप से मनोबल भी बहुत बुरा पड़ेगा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर भी। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी, और अभी तो विधान परिषद का चुनाव है, विधान परिषद के समय भी कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के जा सकते हैं अभी और टूटकर। तो ये अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अब जब कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बना के रखते हैं, कैसे विधायक को एकजुट रखते हैं और कैसे सीट जीतने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत तगड़ा झटका अखिलेश यादव को लगा है। नहीं, झटका तो बहुत बुरा। अच्छा, हिमाचल में भी देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। हिमाचल में भी एक उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी वो था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और लग रहा था कि वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वहां मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां भी क्रॉस वोट हो रहा है और अभिषेक मनु सिंघवी की सीट भी फंस गई है। उनके सामने हर्ष महाजन, और हर्ष महाजन ने तो उससे आगे बढ़कर और दावा कर दिया। उन्होंने कहा क्रॉस वोट होगा, मैं भी जीतूंगा और यह सरकार भी गिरेगी। हर्ष महाजन ये दावा कर रहे हैं। तो हिमाचल की बात भी आपको बताएंगे, हिमाचल में भी कोई क्या बड़ा गेम होने जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद